और अब सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार का, जो सरकार के 1 साल पूरे होने को लेकर के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मिल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देख खुशबू, आज हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार में कैबिनेट और कद्दावर नेता मदन दिलावर। आज हम उनसे बात करते हैं। मदन जी, हालांकि इस समय तो आपकी पूरी सरकार एक तो नए साल के जश्न की तैयारी में है, एक आपका राइजिंग राजस्थान जो विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में कैसे मील का पत्थर साबित हो। आपकी विभाग ने कई एमओयू साइन किए हैं। मैं सबसे पहले आपको 1 साल को लेकर ले चलता हूँ, क्योंकि लगातार जब आपकी सरकार आई थी तो जनता की बहुत अपेक्षाओं के साथ आई, आशाओं के साथ आई, और आपको एक बड़ा महकमा मिला शिक्षा का और पंचायती राज का। दोनों ही महकमे ऐसे हैं मदन जी जिनका जुड़ाव सीधे व्यक्ति के जीवन के भविष्य से है। चाहे वो शहरी शिक्षा की बात कर लें, चाहे गांव के उज्जवल भविष्य की पंचायती राज के जरिए तस्वीर पेश करने की बात कर लें। 1 साल की उपलब्धियों का मैं जिक्र करूं तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, मैं शुरुआती बात करता हूं तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने जो बजट पेश किया तो सर्वांगीण विकास का बजट था, सबको स्पर्श करने वाला बजट था। चाहे मजदूरों कल्याण की बात हो, चाहे किसानों कल्याण की बात हो, चाहे व्यापारियों की बात हो, चाहे उद्योगपतियों की बात हो, चाहे SC ST OBC चाहे महिलाओं की बात हो, सबके कल्याण की बात उन्होंने की। और फिर जो उन्होंने कहा बजट में उसको तुरंत करने का काम किया। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने प्रभार के जिले में जाइए कि जो हमने बजट के माध्यम से घोषणाएं की है वो शीघ्र लागू कैसे हो, धरातल पर कैसे आए। इसलिए कहीं जमीन का आवंटन करना है, कहीं और योजना बनानी है तो उनकी फाइनल स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति जल्दी निकले, वर्क ऑर्डर जल्दी मिले, ताकि फील्ड में काम होता हुआ दिखाई दे, जनता को लगे कि ये सरकार काम कर रही है जी। और उसका परिणाम ये हुआ है कि कई सारे कामों ने गति पकड़ ली है। और अभी तक मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो बजट प्रस्तुत किया था उसकी लगभग 60% घोषणाओं को राजस्थान सरकार ने पूरा कर लिया है। और आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी कि ये राजस्थान बहुत शीघ्र राइज करे, तेज गति से राइज करे, और इसके लिए राइजिंग राजस्थान की कल्पना जो उनके मन में थी वो साकार रूप ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी कई देशों में गए, हमारे कई हिंदुस्तान के प्रदेशों में गए, बहुत सारे व्यापारियों, उद्योगपतियों, अन्य निवेशकों सबसे मिले। और उसका परिणाम यह कि 9, 10, 11 को जो हमारा राइजिंग राजस्थान की समिट है उसमें अधिकतर लोग भाग ले रहे हैं। कुछ टेक्नोलॉजी से सहयोग करेंगे तो कुछ निवेश करके सहयोग करेंगे, और जो निवेशक आ रहे हैं उनका मैक्सिमम जो निवेश का MOU होगा वो धरातल उतरेगा। इस प्रकार की कार्य योजना राजस्थान सरकार ने पूरी तरह से बना ली। वैसे एक सवाल जो मेरे जहन में है, क्योंकि आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ एक स्ट्रगल के परिवार से हैं, ऐसे संघर्षशील परिवार से आप आए हैं, आपने गरीबी देखी है, आपने संघर्ष देखा है, और आपने ये भी देखा कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व होता है। अब आपके आने से उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं उस आम व्यक्ति को, उस गरीब को, जो कई बार शिक्षा महंगी होने के कारण अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाती। तो ये जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है ये कैसे सुधरे मदन जी की हर व्यक्ति या प्राइवेट स्कूल की बजाय सरकारी स्कूल की तरफ फोकस करे? देखो, इसके लिए प्राइवेट स्कूलों को छोटा नहीं करना पड़ेगा जी, या उनको छोटा भी नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलनात्मक दृष्टि से हमारे राजस्थान सरकार की शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और इसलिए अनवरत हमने काम प्रारंभ कर दिया है। हमारा मेन उद्देश्य है कि जो राजस्थान के स्कूल में पढ़ेगा बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, वो संस्कार युक्त होगा और बेहतर शिक्षा पाए। बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी उसमें समावेश हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं और इसका परिणाम आप देखेंगे कि अब की बार जो बोर्ड की परीक्षा के परिणाम आए थे
तो राजस्थान सरकार के स्कूल में पढ़ने वाली एक बालिका ने 600 में से 598 अंक प्राप्त करके राजस्थान बोर्ड को टॉप किया है। और हमने एक सुधार के लिए और किया है कि जो सत्रांक होते हैं हमारे यहाँ, 100 नंबर का पेपर होता है तो सत्रांक 20 होते हैं उसमें। सामान्यतः अध्यापक 15 से 20 तक नंबर उसमें देते हैं, तो इधर 80 में से 13 नंबर पास ले आते हैं तो उधर 20 दे देते तो 33 हो जाते हैं, तो पास हो जाता है। पर केवल पास होना ही पर्याप्त नहीं है, कंपटीशन का जमाना है, इसलिए बच्चे को अधिक से अधिक अंक लाने की प्रतिस्पर्धा हो, ये भी भाव उनमें जागृत करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अधिकारी को निर्देश दिए हैं और आदेश जारी किए सरकार ने कि सत्रांक कितना भी दो, 20 में से 20 दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 50% सत्रांक का 50% आपको लिखित परीक्षा में भी लाना पड़ेगा, यानी 80 अंक में से 40 अंक लाना पड़ेगा। तो अब अध्यापकों में चिंता हो गई है, क्योंकि हमने ये कहा कि यदि 40 से कम नंबर आए 80 में से तो आपसे पूछताछ होगी। पूछताछ होने का अर्थ ये होता है कि आप उसमें नुकसान भी हो सकता है, आपको लाभ भी हो सकता है, अच्छा पढ़ा रहे तो, अच्छा अंक आ रहे तो अध्यापकों ने अब पहले की अपेक्षा अधिक पढ़ाना प्रारंभ किया है। कई अध्यापक तो हमारे अब एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी पढ़ा रहे हैं कि उसका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। ऐसा न हो कि उसको 40 अंक से 80 में से 40 में से कम आए तो कि मेरे खिलाफ कार्यवाही हो जाए, मेरे को पूछताछ हो, मेरे को नोटिस मिले। इसलिए अध्यापक पहले से अच्छा पढ़ाने लग गए हैं, पर्याप्त समय देकर पढ़ाने लग गए हैं। और हमने सभी अध्यापकों को कहा है कि स्कूल समय में आप अपनी पूजा पद्धतियों के माध्यम से पूजा अर्चना नमाज पढ़ना ये अब नहीं चलेगा स्कूल समय में। घर पर आप या स्कूल के बाहर, स्कूल समय के बाहर कुछ भी करें, करना भी चाहिए। अपने अपना जो संप्रदाय है, धर्म है, उपासना पद्धति उसका अपना है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो उसका परिणाम ये हुआ है अब अध्यापकों का स्कूल समय में बाहर जाना कम हो गया है, तो वो समय पढ़ाई में लगने लगा है। एक इससे जुड़ा एक सवाल था मनन जी, आपने जब ऑर्डर पास किया था तो कुछ लोगों ने ऐतराज जताया था कि सरस्वती वंदना भी तो एक प्रार्थना ही है। सरस्वती माँ ये विद्या की देवी है। यदि विद्या मंदिर में या शिक्षा मंदिर में या विद्यालय में वहाँ सरस्वती मैया की माँ की पूजा नहीं होती तो मैं समझता हूँ वो विद्यालय अधूरा है। उसकी आराधना पूजा ये होनी ही चाहिए। एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है देश में और उसका मकसद आपकी सरकार का ये है कि कभी इस देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारा एक बड़ा वर्ग, बौद्धिक वर्ग विदेशों की ओर पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि उसको लगता है शिक्षा वहाँ अच्छी है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से कैसे हम अपनी प्रतिभा के पलायन को रोक पाएंगे? और मेरा एड ऑन सवाल ये भी है मदन जी, क्योंकि ये जो राइजिंग राजस्थान में आपके जो MOU साइन हुए हैं वो किस दिशा में हुए हैं, यानी कि उन MOU के जरिए आप शिक्षा में क्या परिवर्तन लाएंगे? और मेरा सीधा सवाल कि नई शिक्षा नीति के जरिए कैसे हम उस भारत के सपने को साकार करें जो हम कभी विश्व गुरु थे, हमारे यहाँ लोग पढ़ने आते थे, आज हमें वहाँ पढ़ने जाना पड़ रहा है। देखो, जो शिक्षा है और जो हमको सीखने की ताकत होती है, क्षमता होती है जी, वो बाल्यकाल में ज़्यादा होती है। कोई याद रखने की भी क्षमता बाल्यकाल में ज़्यादा होती है। और बाल्यकाल में अपन अपनी लोकल भाषा, मातृभाषा का उपयोग करते हैं, उसमें अच्छी तरह से सीख सकते हैं हम लोग। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा उनको लोकल भाषा, लोकल बोली और मातृभूमि जो हमारी हिंदी मातृभाषा उसमें देना चाहिए। और इसलिए हमने शब्दकोश बनाना प्रारंभ कर लिया है। अधिकांश हमारे शब्दकोश बनकर के तैयार हो गए। इशाड़ होती है, डूडाड़ी है, शेखावाटी है, ये सब बनकर के तैयार हो रहे हैं। और आगे जो पुस्तकें लिखी जाएंगी वो इसी में लिखी जाएंगी प्रारंभिक शिक्षा की, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। जैसे एक बार आपने देखा होगा डोडासरा जी ने कमेंट किया था, अब ये बंदर को बांदरा पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ाएंगे, निश्चित रूप से पढ़ाएंगे हम।
ऊँट को ऊँटड़ा पढ़ाएंगे। हाँ, हम गांव में ऊँट को ऊँटड़ा ही बोलते हैं, तो वही पढ़ाएंगे। वो हमारी लोकल बोली है, लोकल भाषा है। एक शिक्षा से बड़ा एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि अभी हम आपको देख रहे थे, गाय की आप सेवा कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके जब मैं सरकारी आवास में आया, तो जब मैं खड़ा था आपके स्टाफ के साथ, तो मुझे एकदम आपके नज़र पड़ी गाय, तो मुझे खुद को व्यक्तिगत बड़ी सुखद अनुभूति हुई। एक सरकारी आवास में और गाय, आप दो चीज़ें बड़ा विशेष फोकस कर रहे हैं। मैंने कल भी कहीं आपको देखा था कि आपने कहा कि अगर प्लास्टिक से मुक्ति पानी है तो गांव में आप बर्तनों के बैंक बनाएं, इस पर आपका फोकस है। वृक्षारोपण अधिक से अधिक आप करवा रहे हैं, इस पर आपका फोकस है। कोई शायद आपको रिकॉर्ड भी आपने किया है, और एक गाय, ये तीनों सवाल मैं एक साथ कर लूँ जिससे आप तीनों को एक साथ मुझे बता पाएँ। गाय को लेकर आप एक प्लानिंग में है कि शिक्षा नीति में गाय को इस तरह जोड़ा जाए, तो किस तरह की प्लानिंग आप गाय को लेकर है ताकि गाय माता का जो दर्जा है वो सही मातों में गाय माता का दर्जा हम उसको दे सकें, ना कि दर दर की भटकती हुई गाय हमको नजर आए। कई बार सड़कों पे भटकती गाय, ये तस्वीर ना आए। हालांकि आपकी सरकार ने तय भी किया है कि अब इनको आप इस तरह नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपका प्रयास किस तरह रहेगा? देखो, गौ माता जो है ये माँ है, और किसी भी पशु को तो माँ नहीं कहा, भैंस को नहीं कहा, बकरी को नहीं कहा, ऊँटड़ी को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा। शेर दी तो बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उसको माँ नहीं कहा। ये गौ माता है। माँ इसलिए है कि सब कुछ देती है, सब कुछ। ऐसा कोई व्यक्ति आपने देखा जो अपना बच्चा पैदा करके दूसरे को दे दे, जाओ हल में जुताई करना, कुली में जुताई करना, ताकि इनको खाद्यान्न मिलेगा, अनाज पैदा करेंगे। माँ इतनी दयालु कि हमारे पेट भरने के लिए उसने बच्चे को, जिसको जन्म दिया है, काश्तकार बड़ा होने के बाद काश्तकार को दे दिया। खेती, उसमें क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा? कष्ट होता है। लेकिन माँ ने कहा कि यही एक मेरा बेटा नहीं है, मेरे इस धरती पर रहने वाले इस हिंदुस्तानी सारे बेटे हैं, इसलिए सबका हमको पेट भी भरना है, और इसलिए खाद्यान्न पैदा होना चाहिए, दे दिया है। आपने देखा होगा कि कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो गौमूत्र या गोबर से उस जमीन को पवित्र किया जाता है। यानी जिस जगह को हम गोमूत्र और गोबर से पवित्र करते हैं, उस ज्यादा पवित्र किसी से भी नहीं हो सकता। गंगा जल भी पीछे है इसके, गंगा जल भी पीछे उससे पवित्र होती है। तो कितनी महिमा। भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे, और उन बछड़ों के साथ, गौ माता के बच्चों के साथ खेलते कूदते थे, और कई बार वो कहते थे नंगे पैर जाते थे। उनसे पूछते थे नंगे पैर क्यों जा रहे हो? मेरी माँ ने भी जूते नहीं पहन रखे हैं, इसलिए छोटे जब कल्पना थी उनकी कि मेरे माँ को भी जूते पहना, मैं जैसे जूते पहनता हूँ। फिर इसके पेशाब से और इसके गोबर से जितनी दुनिया में बीमारियां हैं, सबका इलाज गौमूत्र से हो सकता है। उसका उपयोग करने वाला चाहिए, किस प्रकार से उसका उपयोग करता है, वो सब होता है। ये गौ माता को जहाँ कष्ट होता है और जो उसकी आवाज होती है क्रंदन करने वाली, वो भूकंप और ज्वालामुखी आने की पूरी संभावनाएं रहती है। एक ही ऐसा प्राणी इस धरती पर, गौ माता, जो 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। हम तो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते रहते हैं, वो ऑक्सीजन देती है। फिर देखिए आप, हमने जो खाद्यान्न क्रांति ला है, जिसको हरित क्रांति कहते हैं हम लोग, तो हरित क्रांति में अधिक से अधिक उत्पादन हमने किया। अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए पेस्टिसाइड उपयोग किया, हमने रासायनिक खाद उपयोग किया, और पेस्टिसाइड रासायनिक खाद उपयोग करने से ये धरती माता पर जो मिट्टी थी उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी वो मिट्टी बीमार हो गई। अब बीमार मिट्टी को हम कहाँ ले जाएं? अस्पताल में तो ले जा नहीं सकते हैं, उसका और कोई इलाज हमारे पास है नहीं। गौ माता ही एक ऐसी है जो अपना गोबर और पेशाब देगी, और वो मिट्टी में जाएगा, तभी उसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। और जब गौ माता का धरती माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होगा, तभी हमको खाद्यान्न मिलेगा।
नहीं तो रासायनिक खादों से इतनी होगी, एक दिन वो जवाब दे देगी मैं खाद्यान्न नहीं दूंगी, हम भूखों मरेंगे। यदि हमको जिंदा रहना है, यदि हमको जिंदा रहना है तो फिर गौ माता को भी जिंदा रखना पड़ेगा, उसको पालना पोसना पड़ेगा, उसकी सेवा करना पड़ेगा। और गौ माता को जिंदा रखना है तो हमको पॉलीथीन से दूरियां बनाना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीथीन खाने के बाद कई दिनों तक खाती है तो गौ माता मर जाती है। क्योंकि आपने देखा हो कई बार जो ऑपरेशन होते हैं गौ माता के तो 50-50 किलो तक पॉलीथीन उसके पेट में निकलती है। लेकिन कई बार लोगों को कहता हूं मैं कि पॉलीथीन का उपयोग जो हम कर रहे हैं तो समझ लो हमारे ऊपर गौ माता की हत्या का पाप लग रहा है। और मैंने ऐसा सुना है WHO की रिपोर्ट के आधार पर कि भारत में 1.5 करोड़ लोग पॉलीथीन और गंदगी के कारण से अपना दम तोड़ देते हैं। 7.5 लाख राजस्थान की पॉपुलेशन के रेशो में देखते हैं तो 7.5 लाख लोग होते हैं। यदि हम पॉलीथीन का उपयोग न करके गंदगी से दूरी बनाकर 7.5 लाख लोगों से 2 लाख लोग भी बचा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि। अब देखिए आप, गौ माता को हमने खुला छोड़ दिया, डंडे दे के बाहर निकाल दिया, उनको एकांत पर देख करके कसाई बूचड़ खाने लगे, उनको काट के खा गए। उसका नुकसान कितना होगा? उनको घर से बाहर निकालने के बाद उसको उनका भोजन की व्यवस्था नहीं की, उनको हम चराने की व्यवस्था नहीं, घूमने की व्यवस्था नहीं की। पहले एक परंपरा थी कि सारे गांव के लोग मिलकर के ग्वाड़ा रखते थे, वो सारी गायें को इकट्ठा कर चराने जाता था, शाम को एक निश्चित स्थान पर छोड़ते थे, वो गायें अपने अपने घर चली जाती थी। जब गायें अपने अपने घर चली जाती थी, दिन में चरने चली जाती थी तो सड़कों पर नहीं रहती थी, सड़कों बैठती नहीं थी, तो नहीं बैठती थी तो किसानों का नुकसान भी होता, अनावश्यक रूप से कहीं भी गौ माताएं किसी के अनाज को खा जाती है, नुकसान कर देती है। एक्सीडेंट नहीं होते होंगे, एक्सीडेंट पहले नहीं होते, एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो मैं कम से कम कह रहा हूं कि राजस्थान में कम से कम 1000 लोग एक्सीडेंट में मारे जाते होंगे। घायल कितने होते हो? लाखों की संख्या होगी। उसमें कितना हमारा चिकित्सा का व्यय होता होगा, और गाय मारी जाती है तो उसमें कितना दूध कम होता होगा। ये सब कितना नुकसान हमको होता है। इसलिए उन सबसे बचाने के लिए गौ माता को सब प्रकार की सुविधाएं हमको देनी पड़ेगी, चराने जाना, ग्वाल रखना पड़ेगा, तो हम सब बच सकते हैं। आप मैं शिक्षा नीति में जोड़ने जा रहे हैं गाय के चैप्टर को? देखो, हमारी खून में ही गाय की सेवा करना है, खून में ही, हिंदुस्तानी के खून में ही गाय की सेवा करना है। आज की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन पहले लगभग हर घर में गौ माता होती थी, और गौ माता होती थी तो उसके पेशाब मात्र से ही हमारी कई बीमारियां भाग जाया करती थी। नहीं, मेरा यही सवाल था, मतलब मैं जो उसका गोबर से लीपते थे ना, घर को शुद्ध करते थे, तो जर्म्स मर जाया करते थे। नई पीढ़ी इन चीजों को भूल रही है, तो क्या आप ये नहीं भूले, इसको बताने के लिए कोई इस तरह का पाठ्यक्रम लाने की तैयारी में है? इस तरह कुछ देखो, गौ माता के पाठ पहले भी हमने पढ़े हैं, अभी भी कहीं कहीं किसी न किसी कक्षा में प्रावधान होगा, नहीं होगा तो प्रयास करेंगे, क्योंकि वैसे तो एनसीईआरटी सारी पुस्तकें लिखती है, फिर भी हम इसमें प्रयास करेंगे कहीं न कहीं यदि हम कक्षा 1 से 5 तक जोड़ सकते हैं तो गौ माता के बारे में जानकारी देने का हमारा प्रयास रहेगा। एक मदरसा शिक्षा को लेकर देश के कई राज्य, खासकर आसाम ने तो बंद ही कर दिया, उत्तर प्रदेश ने बड़ा कदम लिया है, क्योंकि पिछली सरकार ने, मदन जी आपको ध्यान होगा, बड़ा बजट मदरसाओं को दिया था कि इनका नवीनीकरण करेंगे, इनका आधुनिकीकरण करेंगे। आपकी सरकार का क्या इसको लेकर प्लान है? क्योंकि क्या आप चाहेंगे कि मदरसों में वही शिक्षा मिलती रहे, या फिर जो राज्य सरकारी शिक्षा वही मिले? देखो, सभी राजस्थान के लोगों को एक जैसी शिक्षा मिले तो अच्छा रहेगा। मदरसों का प्रावधान कानून में है, इसलिए मदरसे चला रहे हैं, लेकिन जब इनका दुरुपयोग होता है तो गलत होता है, गलत होता है। इनका आधुनिकीकरण करने के पीछे यही भाव है कि इसमें सब प्रकार की सुविधाएं देंगे तो वो उनके बच्चे भी सीखेंगे। केवल एक जो उनको तालीम करते हैं वही सीखना पर्याप्त नहीं है। साइंस पढ़ना चाहिए, गणित पढ़ना चाहिए, सामाजिक ज्ञान पढ़ना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ना चाहिए, पर वो नहीं होता है तो एक छोटी उनकी शिक्षा तक सीमित रह जाएंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हम चाहते हैं राजस्थान के सब बच्चों का डेवलपमेंट हो, और इसलिए उनका आधुनिकीकरण करने का माननीय मोदी जी ने सोचा। एक मदन जी, आप एक बात कहते हैं कि इतिहास ने हमारे जो नायक थे उनका सम्मान नहीं किया, या मैं कहूँ उनके साथ न्याय नहीं किया। कुछ इस तरह के इतिहास में पढ़ाया गया जो हमारे सही नायक थे
वो नायक हमारे सामने ना आकर, और जो नायक नहीं खलनायक थे वो नायक बनकर आए। आप क्योंकि मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ, आप क्योंकि आप ही उस बच्चे के दिमाग में वो डालेंगे कि सच्चा इतिहास हमारा क्या है। देखो, इसीलिए कई विद्वान लोगों ने वास्तविक इतिहास लेखन प्रारंभ किया है और कई पुस्तकें छप रही है, कई लोग उनको पढ़ते हैं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि जब सरकार बनी हमारे यहाँ, तो ऐसे सोच की सरकार बन गई जो संकुचित सोच रखती थी। हमारे पूर्वजों के उज्जवल इतिहास को नहीं पढ़ा गया, बल्कि आक्रांताओं, लुटेरों, बलात्कारियों को एक महान दिखाकर हमको पढ़ाने का प्रयास किया, जो ठीक नहीं था। अब ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप योद्धा थे, लेकिन अकबर महान थे। अकबर महान कैसे हो सकते हैं? वो तो लुटेरा था, आक्रांता था, वो तो बलात्कारी था, दुष्कर्मी था। मीना बाजार लगाकर हमारी माँ बहन बेटे को ले जाता था और उसके साथ अन्याय करता था, दुष्कर्म करता था। इसलिए कभी भी अकबर महान नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने हमको पढ़ा है, उन्होंने राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ, राजस्थान की जनता के साथ ज्यादती की है, अन्याय किया है। ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब राजस्थान की धरती पर कभी भी अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा। ये परिवर्तन आपने कर दिया है। एक साइकिल के रंग की बात चलती है, वो कई आप पे आरोप लगते हैं आपने भगवा कर दिया, और एक बड़ी तस्वीर मदन जी मैं देखता हूँ इस चक्कर में, इस कलर पॉलिटिक्स के चक्कर में बहुत साइकिलें कबाड़ बन जाती हैं, जो हमारी बच्चों के पास पहुंची चाहिए नहीं पहुंच पाई। ये क्या वजह है? कांग्रेस आती है, कांग्रेस को केसरिया रंग से परेशानी है। सूरज भगवान जब उदय होते, दर्शन देते हमको, तो उनका रंग भी भगवा ही होता है, केसरिया ही होता है। जो अग्नि जो प्रज्वलित होती है, तो उसका रंग भी केसरिया ही होता है, भगवा ही होता है। हमारे जितने भी महापुरुष जो ध्वजा लेकर के चलते थे, चाहे धर्म ध्वजा हो, चाहे विजय ध्वजा हो, वो भी अधिकांश क्या सभी भगवा ही होती थी। तो ये शौर्य का प्रतीक है, यानी, और ये हमारे तो वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है, शौर्य की धरती है। तो यहाँ काली पीली का ज्यादा क्या अर्थ है? तो आप क्या, जो सर आपकी बिल्डिंग है स्कूलों की, उसको भी भगवा करने की तैयारी में है? देखो, सबको भगवा करना जरूरत नहीं है, लेकिन सबको भगवा को बिल्कुल छोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए भगवा हमारे मन में है, रग रग में है। सूरज भगवान में है तो अग्नि में है। हमारी विजय पताकाएं हमेशा भगवा रही है। एक बहुत समय अब नहीं लूंगा बना जी, 2-4 क्वेश्चन और रहेंगे। एक वो आपने कहा 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये भी हमारे हिंदू इमारत हुआ करती थी। अभी अजमेर दरगाह को लेकर एक याचिका दायर हुई है, उसमें कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इससे पहले और भी कई प्रकरण देश में आ रहे हैं। देखो, ये आ रहे हैं कुछ लोग, मानने न्यायालय में जाकर के अपनी बात को कह रहे हैं, और वो वास्तविकता को सामने लाना भी चाहते हैं कि वास्तव में क्या है। माननीय न्यायालय में जाना सबका अधिकार है, और माननीय न्यायालय का अधिकार बनता है कि उसमें निर्णय दें। और जहाँ उचित समझती है वहाँ उनकी याचिकाओं को स्वीकार भी करते हैं, सुनते भी हैं, और फिर निर्णय भी देते हैं। नहीं, आप क्या मानते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा हिंदू इमारत थी? मेरा मानने न मानने से कोई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि किसी को डाउट है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कौन सी इमारत थी, क्या थी, तो लोग जा रहे न्यायालय में, या नहीं जा रहे तो जाएंगे, जाकर के माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे। और आपने देखा होगा जितने भी मंदिर बने नए, और उस जहाँ मस्जिदें थी वहाँ माननीय न्यायालय के आदेश से खुदाई की, तो मंदिरों का अवशेष निकले। तो इसी तरह से जनता को डाउट है कि कहाँ यहाँ भी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई हो, इसलिए अपनी बात करने के माननीय न्यायालय में जाते हैं।
विपक्ष मदन जी कह रहा है कि अब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? नहीं, सरकार कोई गड़े मुर्दे नहीं निकालती, नहीं सरकार का काम है। आम जनता को कोई नहीं रोक सकता है। एक आपने जिक्र किया था पहले, लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि क्योंकि मदन जी मैं आपसे बात कर रहा था, शायद मुझे याद है बीजेपी ऑफिस में, आपने कहा था मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में अपने बयानों से नहीं पलटा, क्योंकि मैंने जो बयान दिया वो सोच समझ करके दिया, कभी मैंने यूटर्न नहीं लिया। लेकिन डोटासरा जी तो आपको यूटर्न सरकार कहते हैं कि आप फैसले बार बार यूटर्न होते हैं आपके, चाहे पॉलिसी हो, आपकी ट्रांसफ़र की पॉलिसी हो, या फिर कई ऐसे प्रकरण आए जो आपको बैक होना पड़ा। देखो, जो अपनी गलती को नहीं स्वीकार करता वो अहंकारी होता है। यदि कहीं आपको लगता है कि क्या चूक हो गई, उसको ठीक कर लेना चाहिए, या कहीं अपने कहीं लगा कि ये छोटा किया है उसको बड़ा कर लेना चाहिए, और कहीं लगता है इसको बड़े की जरूरत थी, छोटे की जरूरत थी तो छोटा कर लेना चाहिए। ये समझदार की निशानियां हैं। क्या भविष्य में कोई आप ट्रांसफर पॉलिसी लाने वाले हैं? ऐसा है प्लान? इस पर विचार चल रहा है, अभी हम एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है। एक लास्ट सवाल में उस वक्त रह गया था, जो शिक्षा नीति को लेकर बात कर रहा था मैं, कई बार प्राइवेट स्कूल की बड़ी मनमानी सामने आती है। अभी जैसे आपने समय का परिवर्तन किया सर्दी को देखकर, 10 बजे का टाइम जो भी निर्धारित किया उसको कोई पालना नहीं कर रहे हैं। ये अगर फीस स्ट्रक्चर में आज भी लगातार हर साल बड़ी बढ़ोतरी हो करते हैं। आप जो सच कर रहे हैं कि बड़ी बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा 97% विद्यालय 15,000 से कम वार्षिक फीस लेते हैं। 97 25,000 से कम फीस लेने वाले को टोटल जोड़े तो 98 के ऊपर हो जाते हैं, 98.5। 1-1.5% है जो ज़्यादा फीस लेते हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं भी देते हैं, और उसमें वही लोग जाते हैं जिनको ज़्यादा सुविधाएं हों। कई बार हम कहते हैं कि गरीबों का शोषण हो रहा है, तो गरीब तो जाता ही नहीं बेचारा, गरीब तो जाता ही नहीं, वो सुविधाएं भी दे रहे हैं। परंतु हाँ, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वह भी जितना पैसा लगाते हैं या जितनी सुविधाएं देते हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षा है, शिक्षा देना है, शिक्षा देना और लेना सबका धर्म भी बनता है। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा तो 97% स्कूल तो बहुत अच्छी सेवा राजस्थान की कर रहे हैं। राजस्थान में हम 82 लाख बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो 85 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं। जो आपकी पालना नहीं कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ स्कूल जो आपके आदेशों की पालना नहीं करते हैं। देखो, जो आदेशों की पालना उनको करना चाहिए, पालना कराएंगे ही। और कहीं कभी ऐसा लगता है हमको कि कहीं हमारे ऑर्डर गलत है, उसकी समीक्षा भी कर लेते हैं। ऐसे हम नहीं है कि लट्ठबाज नहीं है। हमको लगता है कि कोई जनता ऐसा करे तो उसको समीक्षा करके देते हैं, कहीं गलती तो नहीं होगी। आप लट्ठबाज नहीं है, लेकिन विपक्ष तो आपको मदन जी कहता है कि आप बयान नहीं देते हो। नहीं, मैं तो बहुत कर कुछ नहीं रहे हो, बयान दे रहे हो। आपने बड़े प्रिय नेता, आपको पता नहीं 36 का आंकड़ा है क्या आपका और डोटासरा जी का? नहीं, हमारे 36 का आंकड़ा नहीं, हम तो मित्रवत हैं। वो भी शिक्षा मंत्री रहे, मैं भी शिक्षा मंत्री हूँ। जो अच्छा उन्होंने किया उनसे सीख लेते हैं, जो बुरा किया उसको सुधार लेते हैं। यहाँ उन क्या गड़बड़ करके वो सुधार रहे हैं। वो आपके किसी एक फैसले की मुझे लगता नहीं उन्होंने कोई प्रशंसा की हो। जैसे किसी के मन में पाप ही हो, जहर ही उगलना हो, उसका भी जहरीले लोग जहर उगलते रहते हैं। ठीक है मदन जी, लास्ट सवाल, आने वाले राजस्थान को हम किस रूप में देखेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा भी समय है। शिक्षा में किन क्रांतियों के साथ आप उस गरीब के बच्चे से क्या वायदा करना चाहते हैं, और किन क्रांतियों या किन परिवर्तनों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान? मैं राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के छात्रों को बेहतर शिक्षा देगी और संस्कार युक्त शिक्षा देगी। ये आपको, और पंचायत राज का मुझे एक जिक्र आ रहा था मदन जी, हम बैठे थे, आपको ध्यान हो तो, मैं कहने का में एक हम शहरों में तो ट्रैफिक सिस्टम सुधार लेते हैं, इंक्रोचमेंट हटा देते हैं, लेकिन गाँव की स्थिति बड़ी बदतर है। कई जगह रास्ते सकड़े हो गए हैं, कीचड़ रहती है। आपने कहा था कि मैं राजस्थान को स्वच्छ राजस्थान बनाऊंगा, क्या प्लान है? देखो, आपने भी देखेंगे थोड़े दिन बाद कि राजस्थान हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जिसने सफाई की BSR रेट तय कर दी है। कितनी सफाई करोगे तो किस काम का कितना पैसा मिलेगा हमने तय कर दिया है। और मजदूर को भी इतना सेव कर दिया है, कम से कम 10 से 13 हज़ार रुपये
प्रतिमाह उसको मिलना चाहिए, सफाई करने वाले को। सफाई करने वाले गांव में 2,000, 3,000, 4,000 रुपये देकर कहते जी ये सफाई नहीं करता है, उसके परिवार भी, बच्चे भी उसको पालने हैं, उसका ही पेट भरना चाहिए। इसलिए हमने सब पंचायतों के माध्यम से टेंडर किए हैं और मजदूरों को इतना पैसा देने की बात कही है, उसमें हमने कहा इससे कम नहीं देगा, और 8 घंटे काम लेंगे। 8 घंटे काम करने के लिए लगभग 9,500 रुपये मिलेंगे। अब वो जो ओवर टाइम कर करा के उसको लगभग 11,000 से 13,000 रुपये तक हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, बजा उसका एक्स्ट्रा चार्ज हम सब देने वाले हैं। कचरे के निस्तारण के लिए एक जगह बनाने वाले हैं। गांव में भी शहर की भांति घर घर जा करके और हमारा वाहन जाएगा जो कचरा इकट्ठा करके लाएगा, उसका निस्तारण करेगा। रोज नाली की सफाई होगी, रोज वहाँ झाड़ू लगेगा, और इसके लिए हमने ऑर्डर प्रारंभ कर दिया। कई जगह काम प्रारंभ हो गया है, कई जगह काम प्रारंभ हो गया है। नालियाँ भी अब बनेगी हमारी, ऐसी बनेगी जिससे पानी का प्रवाह बना रहे। ऐसा नहीं कहीं रुक गया है पानी और खड़ा है पानी, ऐसा नहीं जाना है। हम उसके लिए सोखताई बना रहे हैं और एक और सामुदायिक सोखताई बना रहे हैं, ताकि पानी जाकर उसमें चला जाए, फैला हुआ नहीं रहता, गंदगी ना हो। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ राजस्थान को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पंचायत राज विभाग का स्वच्छ भारत मिशन जो की विंग है, वो राजस्थान को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में ये करके दिखा देगा कि हिंदुस्तान में राजस्थान का ग्रामीण क्षेत्र सबसे स्वच्छ है। एक राजस्थानी भाषा को लेकर आपकी पहल पर मुख्य सचिव ने भारत सरकार को पत्र लिखा है। हाँ, पत्र लिखा है कि उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए, क्योंकि पहले विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित भी किया हुआ है। मतलब इस पर थोड़ा सा विस्तार से मैं दर्शकों से जानना चाहूँगा आपसे, कैसे क्योंकि लंबे समय से मांग चल रही है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, आपके क्या और प्रयास रहेंगे कि हम इस लक्ष्य को पा सकें? देखो, विधानसभा से प्रस्ताव पारित है, हमने लिख दिया है, क्योंकि ये वहाँ भी उसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं एक्सपर्ट के माध्यम से, और भारत सरकार इसमें सबको सकारात्मक देख करके निर्णय करती है। क्योंकि कई लोग आकर के कह देते राजस्थानी भाषा कैसी, जो नहीं करना चाहिए। यहाँ तो हाड़ोती भी है, डूंडाड़ भी है, शेखावाटी भी है, तो उसमें उलझा देते हैं। जबकि इन सारी भाषाएं राजस्थानी भाषा है, इनका कहीं न कहीं एक दूसरे से समावेश हो जाता है, और ऐसी एक डेवलप करना चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा सब बोलियों का भाषाओं का उसमें समावेश हो जाए। एक बड़ा विषय अभी संसद में उठाया था मदन राठौर ने, नशे को लेकर। एक बड़ी संख्या नशे की है और हमारी पीढ़ी लगातार उसकी जद में आती जा रही है। ये सच है कि नशे ने हमारे कई युवा लोगों को फंसा लिया है, और उसके कारण से कोई नशे के आदी हो गए। उसमें हमारी युवा शक्ति का ह्रास हो रहा है, युवा शक्ति कमज़ोर हो रही है, और जब युवा शक्ति कमज़ोर होता है तो सारे क्षेत्र हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। और यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिस देश का युवा कमज़ोर होता है वो देश कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमारे देश को मजबूत रखने के लिए, ताकतवर रखने के लिए हमको नशे से दूरियां बनानी पड़ेगी, नशे का नाश करना पड़ेगा। सबका साथ सबका विकास का नारा आपका है, सबका प्रयास की आप बात करते हैं, लेकिन एक अभी इस समय मैं अभी कहीं बैठा था, चर्चा चल रही थी कि एक बड़ी साजिश आपके आदिवासी इलाके में की जा रही है कि वो कहते कि हम हिंदू नहीं हैं। सनातन को कमज़ोर करने की इस तरह की साजिश इस देश में शुरू से चलती रही है। 7,000 साल का इतिहास गवाह है कि टूटे हम, विखंडित हुए, बटे। लेकिन मदन जी, चूँकि आप कहते हैं इस बात को कि हम तो सब हिंदू हैं, लेकिन इस तरह की साजिशें कौन कर रहा है, उनको कैसे रोका जाए, और आप ये हम हिंदू हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, वैसे तो मैं कहूँ तो इस हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सब हिंदू हैं, यानी सब हिंदुस्तानी हिंदू हैं। कई उनकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब हिंदू हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्वार्थी संस्थाएं हैं, स्वार्थी लोग हैं जो देश को नुकसान करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, वो हमको विघटित करना चाहते हैं, विघटित। और जहाँ जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, जब जब हम बटे हैं तब तब कटे हैं। इसलिए हमको यदि बटना नहीं, एकजुट रहना है, तो फिर हमको सबको एक साथ रहना पड़ेगा, विघटनकारी ताकतों से सावधान रहना पड़ेगा,
इनके शिकंजे में नहीं फंसना पड़ेगा और इनको इनसे दो हाथ करना पड़ेगा। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मदन दिलावर, बड़ी बेबाकी से अपनी बात की और चूंकि उनकी पहचान है मदन दिलावर, मुझे दोबारा कहूँगा कि एक बार कहा था उन्होंने कि मैं जो बयान देता हूँ उस पर कभी यू टर्न नहीं करता, क्योंकि मैं सच कहता हूँ। आज हमारे साथ तमाम विषयों पर उनसे बात हुई और इस उम्मीद के साथ कि राजस्थान में शिक्षा का नया उजाला आएगा, नया प्रकाश आएगा, हर गांव ढाड़ी में शिक्षा का उजाला फैलेगा ताकि हम विकसित राजस्थान के सपने को साकार कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश बैरवा के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।